भारतीय सरहद पार करके आने वाला दहशतगर्द मुराद हवालात में था और ताबानी को अस्पताल भेज दिया गया था। लेडी डॉक्टर ने उसे चेक करके रिपोर्ट दी थी कि हमल का 3रा महीना है और वो माँ बनने वाली है या माँ बनने वाला है। कोई ताबानी को ये नहीं कह सकता था कि वो माँ बनने वाली है। वो बचपन से मर्द बनकर रहने का आदी था। उसे औरत कहा जाए तो अपनी तौहीन समझता था। वो इतना जबरदस्त फाइटर था कि जो उसे औरत कहता वो उसकी बुरी तरह पिटाई कर देता। इतनी बड़ी दुनिया में वो सिर्फ अपने एक आशिक मुराद के लिए औरत था और उसके बच्चे की माँ बनने वाला था। वैसे ये सुनने में निहायत अजीब, बिल्कुल गैर फितरी और मजे का खेज लगता है कि कोई माँ बनने वाला है। जमशेद ने पुलिस अफसरान और अस्पताल के अमले को समझा दिया था कि उसे मर्द ही कहा जाए, वरना वो पूरे अस्पताल में हंगामा बर्पा करता रहेगा। जो डॉक्टर उसके कमरे में ट्रीटमेंट के लिए आएगा उसकी अच्छी तरह मुरम्मत कर देगा। बहरहाल उस अस्पताल में इसलिए सुकून था कि वहाँ का तमाम अमला उसे मर्द कहता था। ताबानी और मुराद ने पिछली रात लिबर्टी मार्केट की एक दुकान में बम धमाका किया था। उस धमाके के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेडी डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि ताबानी की जिन्स तब्दील हुई थी, वो मर्द से औरत बन गया था, इसलिए पहली बार हामिला होने के बायस कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थे। उसे इब्तिदाई महीनों से ही जेरे इलाज रखना लाजमी था। उसे पुलिस के सख्त पहरे में अस्पताल पहुंचाया गया। उसे जिस कमरे में रखा गया था वहाँ खास शनाख्ती कार्ड दिखाए बगैर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। ताबानी और मुराद ने पासपोर्ट वगैरह के जरिए ये साबित किया था कि वो अमेरिका से आए हैं और उन्होंने अपने बाप के एक दोस्त इकराम शाह की कोठी में कयाम किया था। सिर्फ ताबानी के पासपोर्ट में ये फ्रॉड था कि उसने औरत होकर खुद को मर्द जाहिर किया था। ये एक नफ्सियाती केस था, इसलिए इसे फ्रॉड भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आइंदा इलेक्शन लड़ने और असेंबली में पहुंचने वाला इकराम शाह मुसीबत में पड़ गया था। दूसरी सुबह उसकी और बेगम की आंख खुली तो उनकी बड़ी बेटी रखशंदा ने रो रो कर बताया कि उनकी कोठी के अतराफ पुलिस का पहरा है। मुराद को बम धमाके के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है और ड्राइंग रूम में 2 जासूस इकराम शाह से मिलने और अहम सवालात करने के लिए बैठे हुए हैं। बेगम ने परेशान होकर मियाँ से पूछा, क्या मामला बहुत संगीन है? ताबानी भी हिरासत में है। इतना संगीन है कि पुलिस वालों ने कोठी को घेर लिया है। रखशंदा ने कहा, इंटेलिजेंस वाले जमशेद के साथ आए थे। वो आपके सेफ से ऐसी अहम दस्तावेजात ले गए हैं जो डैडी के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। इकराम शाह दोनों हाथों से सर थामे सोच रहा था। बेगम ने कहा, पहले किसी अफसर से न मिलें, इस्लामाबाद बात करें। रखशंदा, अपने डैडी को फोन दो। वो बोली, मम्मी मोबाइल एक अफसर ने ले रखा है, टेलीफोन भी वही है, एक्सटेंशन लाइन काट दी गई है। इकराम शाह ने कहा, इस सख्ती का मतलब है ये लोग मुझे कोठी से बाहर नहीं जाने देंगे। रखशंदा ने करीब होकर सरगोशी में कहा, मैंने एक चालाकी की है। उन्हें ये नहीं मालूम होने दिया कि मेरा अपना एक मोबाइल फोन है, मैंने उसे छुपा लिया था। आप मेरे कमरे में चलें और दरवाजे को अंदर से बंद करके बातें करें। वो माँ बाप अपनी बेटी के कमरे में आए, दरवाजे को अंदर से बंद किया। फिर इकराम शाह ने मोबाइल के जरिए इस्लामाबाद काशिफ अकबर से राब्ता किया। दूसरी तरफ से पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा, साहब अभी सो रहे हैं। वो बोला, उनसे कहो इकराम शाह लाहौर से बोल रहा है, अगर उन्होंने मुझसे बात न की तो मिर्जा नेक बख्त मेरे सर पर हाथ रखने के लिए तैयार बैठा है। सेक्रेटरी ने कहा, प्लीज आप इंतजार करें। थोड़ी देर के बाद काशिफ अकबर की आवाज सुनाई दी, क्या बात है शाह साहब? सेक्रेटरी कह रहा है कि आप गुस्से में हैं। इकराम शाह बोला, अगर आपके महल के गिर्द पुलिस वाले मुहासरा करते तो आपको भी गुस्सा आता। मैंने आपकी फरमाइश पर ताबानी और मुराद को अपने घर में पनाह दी। उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की, लेकिन पिछली रात होने वाले बम धमाके का इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हम गाफिल सो रहे थे, हमारे घर की तलाशी ली गई, वो हमारे सेफ से अहम दस्तावेजात निकाल कर ले गए हैं। काशिफ अकबर ने कहा, आपसे इस सिलसिले में क्या पूछा जा रहा है? इकराम शाह बोला, 2 अफसर मुझसे सवालात करने के लिए ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। क्या यही मेरी औकात रह गई है कि बी ग्रेड और सी ग्रेड के अफसरान मुझसे सवालात करें और मैं एक मुजरिम की तरह जवाब दूं? उन्होंने मेरा मोबाइल फोन ले लिया है, टेलीफोन के पास बैठे हुए हैं ताकि मैं आप हजरात से बात न कर सकूं। ये एक मोबाइल फोन हमने छुपा कर रखा था, एक बंद कमरे में इन जासूसों से छुपकर आपसे बात कर रहा हूँ। काशिफ अकबर ने कहा, शाह साहब जरा सब्र व तहम्मुल से काम लें, ये सोचकर दिमाग ठंडा रखें कि हम इक्तदार में नहीं हैं, इसके बावजूद हम कमजोर भी नहीं। मैं 1 घंटे के अंदर आपकी कोठी से महासरा हटवा दूंगा, जासूस भी चले जाएंगे, कोई हाई लेवल का ओहदेदार आकर आपसे गुफ्तगू करेगा। आप ये बताएं कि आपकी कोठी से कोई काबिल एतराज या गैर कानूनी चीज बरामद हुई है? इकराम शाह ने रखशंदा से सवाल किया। वो बोली, जमशेद ने ताबानी और मुराद के मोबाइल शिफा खाने से कुछ बम और असलहा बरामद किया है। बेगम ने कहा, मैं पहले ही कहती थी कि जमशेद आस्तीन का सांप है, आखिर वो हमें डस रहा है। इकराम शाह ने डांट कर कहा, खामोश
रहो, मुझे बात करने दो। फिर उसने फोन पर काशिफ अकबर से कहा, इंटेलिजेंस में एक नौजवान जमशेद है, उसने मेरी छोटी बेटी फरी का रिश्ता मांगा था, हमने इनकार कर दिया। वही जमशेद दुश्मनी से ये बयान दे रहा है कि हमारे मोबाइल शिफा खाने से बम और असलहा बरामद हुआ है। जमशेद अभी अंडर ट्रेनिंग है, वो इंतकाम लेने के लिए उस डिपार्टमेंट के ऐसे सुराग रसानों को लेकर आया है जो उसके रिश्तेदार, दोस्त और हमनवा थे। काशिफ अकबर ने कहा, आप 1 घंटे तक अपने कमरे से न निकलें, किसी अफसर से मुलाकात न करें, पहले मैं महासरा हटवाऊंगा, फिर ताबानी और मुराद की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। फोन का राब्ता खत्म हो गया। काशिफ अकबर आला सतह के ओहदेदारों से राब्ता करने लगा। उन्हें बताने लगा कि जमशेद नामी एक जवान इंटेलिजेंस के इदारे में ज़ेरे तरबियत है, अभी उसे एक सुराग रसां की सनद नहीं हासिल हुई। वो नौजवान जमशेद जाती दुश्मनी की बिना पर इकराम शाह की कोठी का अचानक महासरा करके ये झूठी रिपोर्ट पेश कर रहा है कि इकराम शाह की कोठी से बम और असलहा बरामद हुए हैं और लिबर्टी मार्केट में होने वाले बम धमाके के जिम्मेदार इकराम शाह के 2 मेहमान ताबानी और मुराद हैं। लिहाजा इंटेलिजेंस के आला ओहदेदारों का मुहासबा किया जाए कि गैर सनद याफ्ता सुराग रसां जमशेद की क़यादत में एक इज्जतदार और मारूफ सियासी शख्सियत की कोठी का मुहासरा क्यों किया गया है, क्यों उनके खानदान को हब्से बेजा में रखा गया। इंटेलिजेंस वालों के गैर कानूनी इक़दामात को मद्देनजर रखते हुए इकराम शाह की कोठी से फौरन महासरा हटा लिया जाए। कई मुतल्लिका ओहदेदारों ने इस अहम नुक्ते को तस्लीम किया कि इकराम शाह की कोठी का मुहासरा करने वाली टीम में गैर सनद याफ्ता सुराग रसां को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। जमशेद ने बम और असलहा वहां से बरामद करने की जो रिपोर्ट दी है वो काबिल कबूल नहीं हो सकती, लिहाजा फौरन वहां से महासरा हटा लिया जाए और इस सिलसिले में मुअज़्ज़ज़ इकराम शाह को परेशान न किया जाए। जमशेद दोपहर को इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के पास आया तो उसने बताया कि इकराम शाह की कोठी से मुहासरा खत्म कर दिया गया है। ऊपर से अहकामात सादिर किए गए थे। उनके 2 अफसर भी इकराम शाह से कोई सवाल किए बगैर आ गए हैं। आला अफसर ने जमशेद से कहा, उन्होंने तुम पर इल्जाम लगाया है तुम्हारी जाती दुश्मनी इकराम शाह से थी। बम और असलहे की बरामदगी के सिलसिले में मैंने तुमसे रिपोर्ट लिखवाई थी। मैं आइंदा के लिए तुम्हारे सर्विस रिकॉर्ड को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन तुमने बाकायदा एक जासूस होने की सनद हासिल नहीं की है, इसलिए तुम्हारी पेश करदा रिपोर्ट को नाकाबिल कबूल कहा जा रहा है। हमारी तमाम मेहनतों पर पानी फेरा जा रहा है। जमशेद ने कहा, सर ये हम पहले से जानते थे कि इकराम शाह जैसे साबिका MNA के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वो खुद पर कोई इल्जाम आने नहीं देगा। अफसर ने कहा, मैं तकरीबन 30 बरस से इस महकमे से वाबस्ता हूँ। एक जूनियर जासूस के ओहदे से मौजूदा ओहदे तक पहुँचने के दौरान में अक्सर सियासी बदअमालियां देखी हैं और खून के घूंट पीता रहा हूँ। आजकल में ऑर्डर्स आएंगे कि ताबानी और मुराद को जमानत पर रिहा कर दिया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। जमशेद ने कहा, फिर मुकदमा चलता रहेगा और न जाने कब तक चलता रहेगा, हत्ता कि ये मुकदमा कमजोर होकर खत्म हो जाएगा। बम धमाके से जिनकी जानें जाएंगी और जो अपाहिज हो गए वो जैसे इंसान थे ही नहीं, पाकिस्तानी नहीं थे, बस कीड़े मकोड़े थे, किसी भी इंसाफ के मुस्तहिक नहीं थे। फोन की घंटी बजने लगी। डायरेक्टर जनरल ने फोन उठाकर कहा, मैं DG बोल रहा हूँ। आवाज आई और मैं इकराम शाह बोल रहा हूँ। आपने मुझे अच्छी तरह जानते हुए भी किसी सर्च वारंट के बगैर मेरे घर में घुसने की जुर्रत कैसे की? मेरे जाती सेफ को खोलकर चंद दस्तावेजात, 1.5 करोड़ मालियत के जेवरात और 80 लाख रुपए नकद ले गए। DG ने मेज पर हाथ मारकर कहा, ये झूठ है। इकराम शाह बोला, ये सच है। बगैर सर्च वारंट के घरों में घुसने वाले कानून के मुहाफिज भी नकदी और जेवरात लूट कर ले जाते हैं। मैं भरी अदालत में आपकी वर्दी उतरवाऊंगा। डायरेक्टर जनरल ने शिट कहकर फोन बंद कर दिया। जमशेद ने कहा, कौन था सर? DG बोला, इकराम शाह सर्च वारंट के बगैर अपने घर में घुसने के सिलसिले में बकवास कर रहा था। हम पर मुकदमा करेगा कि हम उसके सेफ से 1.5 करोड़ के जेवरात और 80 लाख रुपए नकद ले आए हैं। जमशेद ने कहा, क्या वो कमबख्त नहीं जानता कि हंगामी हालात में सर्च वारंट के बगैर इसलिए छापा मारते हैं कि इस तरह मुजरिम गिरफ्त में आ जाते हैं, और हमने मुजरिम मुराद को गिरफ्तार किया है। DG ने पूछा, उसके खिलाफ क्या सबूत है कि उसने बम धमाका किया है? एक चशमदीद गवाह शाबान उर्फ शाबे है और वो तवाइफों की अंजुमन का सेक्रेटरी है। माशरे में न कोई उसका मकाम है न कोई इज्जत। उस एक शख्स की गवाही काबिल कबूल नहीं होगी। इसके बरक्स ताबानी और मुराद मोबाइल रियायती शिफाखाने के जरिए खिदमत खल्क के सिलसिले में नेक नाम है। DG ने रिसीवर उठाया, फिर थाने के इंचार्ज से राब्ता करके पूछा, क्या इकराम शाह का फोन आया था? इंचार्ज बोला, जी नहीं, मगर फोन आ सकता है, बल्कि वो खुद आ सकता है। DG ने कहा, मैं आपसे एक ताउन चाहता हूँ। थाने का इंचार्ज
इंचार्ज बोला, सर आप हुक्म करें। डीजी ने कहा, इकराम शाह का फोन आए तो कह दें कि मुराद को आपके थाने में नहीं लाया गया। इंचार्ज बोला, वो खुद आकर उसे हवालात में देख सकता है। डीजी ने कहा, उसे हवालात से निकाल कर थाने के पीछे एक क्वार्टर के कमरे में बंद कर दो। उसे बड़े नोटों की गड्डियां दिखाकर कहो, वो रकम इकराम शाह ने तुम्हें इसलिए दी है कि तुम यहाँ से फरार हो जाओ। क्योंकि इकराम शाह की पार्टी इख्तिदार में नहीं है, इसलिए कमजोर जराए काम नहीं आ रहे और उसके खिलाफ सबूत और गवाहियां बहुत सख्त हैं। थाने का इंचार्ज बोला, मैं समझ गया सर, उसे किस वक्त फरार होने का मौका दिया जाए? डीजी ने कहा, अभी 2 बजे हैं, उसे ठीक 4 बजे भागने दो। थाने का इंचार्ज बोला, ऑल राइट सर। डीजी ने रिसीवर रखकर कहा, जमशेद, ठीक 4 बजे थाने के पीछे वाले क्वार्टर से मुराद फरार होगा। हमें ये साबित करना है कि हमने सही मुजरिम को गिरफ्तार किया था। उसने पुलिस कस्टडी से फरार होकर पुलिस वालों से मुकाबला किया, फिर काउंटर फायरिंग में मारा गया। जमशेद ने कहा, ऑल राइट सर, हम साबित करेंगे कि सही मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए हमने सर्च वारंट के बगैर सही कोठी पर छापा मारा था। डीजी बोला, उसे गोली मारने से पहले देर तक भागते रहने का मौका दिया जाए ताकि हम आला ओहदेदारों तक उसके फरार होने की खबर पहुंचाते रहें और यकीन दिलाते रहें कि वो मफरूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जमशेद सैल्यूट करके चला गया। डायरेक्टर जनरल ने दीवार पर लगी हुई कायदे आजम की तस्वीर देखी, फिर सर को झुका लिया। दिल में कहने लगा, हम पुलिस और इंटेलिजेंस वाले बदनाम किए जाते हैं कि हम कानून के मुहाफिज होकर कानून तोड़ते हैं, मगर क्या करें, इस शोबे को सियासतदानों ने बिगाड़ा है। मैं 30 बरसों से देखता आ रहा हूँ कि दयानतदार और फर्जशनास सिपाहियों से लेकर अफसरान तक सभी की मेहनतों और कारनामों को किस तरह खाक में मिलाया जाता है। आज एक मुराद को मुजरिम साबित न किया गया तो इकराम शाह मेरे अफसरान पर डकैती का इल्जाम लगाएगा। सर्च वारंट के बगैर कोठी में दाखिल होने वाले अफसरान मुजरिम बन जाएंगे और मुजरिम मुराद मौजिज कहलाएगा। मौसिन पाकिस्तान कायदे आजम, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। आपने रोशन पाकिस्तान बनाया था, मगर हम इसके रखवाले अंधेर नगरी में बैठे हैं। इसे दोबारा रोशन करने के लिए चौपट राजाओं को ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ रहा है। आप एक अजीम कानूनदान थे। हम कानून के खिलाफ इंसाफ का तकाजा पूरा कर रहे हैं। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। मुराद को जिस थाने में रखा गया था, वहाँ के इंचार्ज ने रोजनामचे में लिखा कि 4 माह से जिस कातिल छीमे की तलाश थी, मोतबर जरिए से पता चला है कि वो शादरा के इलाके में है और वहाँ एक मकान में रूपोश है। मैं 3:20 पर मुसल्ला सिपाहियों की एक टीम के साथ उसे गिरफ्तार करने जा रहा हूँ। वो ये रोजनामचा 2:30 बजे लिख रहा था। उस वक्त थाने में 10 सिपाही थे। सब इंस्पेक्टर छुट्टी पर था। उसकी जगह दूसरा सब इंस्पेक्टर पुलिस हेडक्वार्टर से आने वाला था। इंटेलिजेंस और पुलिस वालों का आपस में समझौता हो गया। हेडक्वार्टर से थाने जाने वाले इंस्पेक्टर और 4 सिपाहियों को रोक दिया गया। उधर मुराद को हवालात से एक क्वार्टर में मुंतकिल कर दिया गया था। उसे समझा दिया गया था कि इकराम शाह ने भारी रिश्वत देकर पुलिस वालों को खरीद लिया है। ताबानी को भी अस्पताल से फरार होने का मौका दिया जा रहा है। वो मुल्तान रोड पर शहर से बाहर कहीं मिल सकता है। 3:30 और 4 के दरमियान एक मोटरसाइकिल इस क्वार्टर के सामने आएगी। वो उस मोटरसाइकिल पर फरार हो सकेगा। नए सब इंस्पेक्टर की जगह एक अजनबी शख्स ने ड्यूटी का चार्ज संभालने के रजिस्टर पर लिखा कि वो हेडक्वार्टर से 4 सिपाहियों के साथ आकर उस थाने की जिम्मेदारी को संभाल रहा है। वो अजनबी शख्स ज़ाब्ते की कार्रवाई के मुताबिक लिखकर अपने दस्तखत करके चला गया। उसका थाने से कोई ताल्लुक नहीं था। थाने के जिन 4 सिपाहियों की ड्यूटी बदलने वाली थी, उन्हें अच्छी तरह मामलात समझाकर छुट्टी दे दी गई। वो रोजनामचे के मुताबिक 3:20 पर 6 मुसल्ला सिपाहियों के साथ एक कातिल छीमे को गिरफ्तार करने के लिए शादरा की तरफ चला गया। थाना खाली हो गया। वो हेडक्वार्टर से आने वाले सब इंस्पेक्टर को चेहरे से नहीं पहचानता था। उसने हेडक्वार्टर के कागजात दिखाए थे, इसलिए वो धोखा खा गया था। थाने के पीछे एक क्वार्टर के सामने एक शख्स मोटरसाइकिल लेकर आया और मुराद को आवाज दी। वो आवाज सुनते ही बाहर आया। उस शख्स ने उसे एक रिवॉल्वर देकर कहा, फौरन यहाँ से जाओ, देर न करो, कम ऑन हरी अप। मुराद ने रिवॉल्वर लिया, मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे स्टार्ट किया, फिर ताबानी से मिलने के लिए मुल्तान रोड की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ जमशेद भी एक मोटरसाइकिल पर था। बाकी सिपाही एक जीप में थे। ताकुब की इब्तिदा इस तरह हुई कि मुराद को खबर न हो सकी कि उसके पीछे जमशेद सिपाहियों के साथ आ रहा है। डायरेक्टर जनरल ने आला ओहदेदारों से राब्ता किया। हर एक से कहा, मेरा एक जूनियर अफसर थाने में मुराद से कुछ सवालात करने गया तो पता चला कि थाना खाली है, मुराद भी हवालात में नहीं है। 4 बजे एक सब इंस्पेक्टर 4 सिपाहियों के साथ ड्यूटी का चार्ज लेने आया तो वो भी परेशान हो गया कि मामला क्या है। नए सब इंस्पेक्टर का बयान था कि ड्यूटी का चार्ज लेने वाले रजिस्टर पर एक अजनबी सब इंस्पेक्टर की तहरीर और दस्तखत थे और वो फ्रॉड था।
थाने के इंचार्ज से मोबाइल फोन पर पूछा गया। उसने कहा रोज नामचा देखा जाए। मैं सब इंस्पेक्टर को चेहरे से नहीं पहचानता था। उसने हेडक्वार्टर के ऑर्डर्स के कागजात पेश किए। मैंने थाना उसके हवाले कर दिया। फाइल खोलकर देखने से पता चला हेडक्वार्टर के जो कागजात पेश किए गए थे वो जाली थे। उस पर लगी हुई मोहर भी जाली थी, लेकिन इस जालसाजी को कोई माहिर ही समझ सकता था, इसलिए थाने का इंचार्ज धोखा खा गया था। पक्का मंसूबा था। पुलिस और इंटेलिजेंस पर कोई इल्जाम नहीं आ सकता था। उनसे किसी कोताही की शिकायत नहीं की जा सकती थी। उसके बरक्स ये साबित हो रहा था कि मुराद कोई मामूली मुजरिम नहीं था। उसके पीछे एक मुनज़्ज़म और बाअसर ग्रोह था जिसने उसे ऐसे ड्रामाई अंदाज में फरार होने का मौका दिया था। इकराम शाह तक जब बात पहुंची तो वो एकदम से परेशान हो गया। उसने सोचा था शाम को थाने जाकर मुराद से मुलाकात करेगा और बड़े फख्र से उसे बताएगा कि बम धमाके का इल्जाम उस पर आयद नहीं किया जा सकेगा। उसके खिलाफ कोई गवाह, कोई सबूत नहीं है, लिहाजा दूसरे दिन उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। वो झुंझला गया। बेगम, हम पर मुसीबत आने वाली है। मुराद ने हवालात से फरार होकर खुद को मुजरिम साबित कर दिया है। उसकी बेगम बोली, उस कमबख्त को फरार होने की क्या जरूरत थी? क्या ताबानी भी उसके साथ गया है? इकराम शाह ने थाने वालों से राब्ता किया, फिर कहा, मैं इकराम शाह बोल रहा हूँ। क्या मुराद के साथ ताबानी भी फरार हुआ है? आवाज आई, कौन ताबानी? मैं नया इंस्पेक्टर हूँ, 1 घंटा पहले इस थाने का चार्ज संभाला है। फिलहाल मेरे इल्म में सिर्फ एक मुराद नामी कैदी हवालात में था जो मेरे आने से पहले फरार हो गया। इकराम शाह ने फोन बंद करने के बाद डायरेक्टर जनरल से राब्ता करते हुए कहा, मैं इकराम शाह बोल रहा हूँ। मुझे शुबा है कि मुराद भागा नहीं है, उसे भगाया गया है। डीजी ने कहा, हसीनों को भगा कर ले जाया जाता है। वैसे आपको इस सिलसिले में थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए। इकराम शाह बोला, वहाँ कोई नया इंस्पेक्टर है? मैंने ताबानी के बारे में उससे पूछा तो उसने लाइल्मी का इजहार किया। डीजी बोला, हाँ, वो नहीं जानता कि ताबानी हवालात में नहीं, अस्पताल में है। वहाँ पुलिस का सख्त पहरा है, किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। इकराम शाह ने कहा, ताबानी मेरा मेहमान है, मैं उससे जरूर मिलूंगा। उससे मुलाकात करने के लिए ऊपर वालों से अहकामात सादिर करवाऊंगा। डीजी ने कहा, आप जैसों के ऊपर वालों ने नाक में दम कर रखा है। इकराम शाह बोला, आप ये तो बता सकते हैं कि ताबानी को क्या तकलीफ है, वो अस्पताल में क्यों है? डीजी ने कहा, इसलिए कि वो माँ बनने वाला है। इकराम शाह ने गुस्से से चीख कर पूछा, क्या आप इतने बड़े अफसर होकर बचकाना सा मजाक कर रहे हैं? डीजी बोला, ये मजाक नहीं है। आप कैसे मेजबान हैं? इतना नहीं जानते कि ताबानी मर्द नहीं औरत है? बस अब मेरा वक्त बर्बाद न करें। आप अस्पताल में फोन करके मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल ने अस्पताल का नाम और नंबर बताकर फोन बंद कर दिया। इकराम शाह ने रिसीवर रखते हुए अपनी बेगम और बेटी को देखते हुए कहा, औरत दूर से किसी भी औरत को पहचान लेती है। क्या तुम दोनों ये यकीन से कह सकते हो कि ताबानी औरत है? माँ बेटी ने हैरानी से उसे देखा। वो रिसीवर उठाकर अस्पताल वालों से राब्ता करके ताबानी के सिलसिले में पूछने लगा। फिर रिसीवर रख कर शदीद हैरानी से बोला, बेगम, अस्पताल वालों ने तस्दीक की है, वो माँ बनने वाला है, यानी कि माँ बनने वाली है। माँ बेटी बेयकीनी से आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे को देख रही थी। जब अस्पताल वालों ने तस्दीक की थी तो फिर बेयकीनी की गुंजाइश नहीं थी। शाम को लाहौर की सड़कों पर बड़ा जबरदस्त ट्रैफिक होता है। तमाम मॉडल्स की नई पुरानी गाड़ियां एक दूसरे के आगे पीछे इस तरह फंसी रहती हैं कि वहां से मोटरसाइकिल और पैदल चलने वालों का गुजरना मुहाल हो जाता है। मुराद फरार होने के लिए किसी कम ट्रैफिक वाले रास्ते की तरफ जा सकता था, लेकिन उसे बताया गया था कि ताबानी शहर के बाहर मुल्तान रोड पर कहीं मिलेगा। लिहाजा उसे ट्रैफिक के हुजूम से गुजरकर मुल्तान रोड पहुंचने में पौना घंटा लग गया। फिर मुल्तान रोड पर भी एवर न्यूज स्टूडियो तक ट्रैफिक का अच्छा खासा मेला लगा रहता था। ऐसे रास्तों से गुजरते वक्त उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, दाएं बाएं भी नजर रखी, लेकिन उस भीड़ में पुलिस वाले नजर नहीं आए। शहर से बाहर तेज रफ्तारी से ड्राइव करते हुए उसने अकब नुमा आईने में एक मोटरसाइकिल सवार को देखा। रात की तारीकी छा चुकी थी, फासला बहुत था, इसलिए उसने ताकुब करने वाले जमशेद को नहीं पहचाना। कुछ और फासला तय करने के बाद जीप की हेडलाइट्स नजर आईं। उसे खतरे का एहसास हुआ। कभी कभी दूसरी गाड़ियां तेज रफ्तारी से उसके करीब आकर गुजर जाती थीं, लेकिन वो मोटरसाइकिल और जीप पीछे बराबर फासला रख कर आ रही थी। न उसके करीब पहुंचकर उसे रोक रही थी और न ही उसे ओवरटेक करके आगे बढ़ रही थी। उसने अपना शुबा दूर करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार जरा सुस्त की तो पीछे आने वाली दोनों गाड़ियां भी सुस्त रफ्तारी से चलने लगी। उसने अचानक रफ्तार बढ़ाई, पीछे वाली गाड़ियां भी तेज रफ्तारी से बढ़ने लगी। जमशेद को वक्त जाया करना था और ऊपर वालों को समझाना था कि मफरूर मुराद को तलाश किया जा रहा है और वो अब तक नजरों में नहीं आया।
उसे तलाश करने के लिए दूसरी पुलिस पार्टी पिंडी जाने वाली शाहराह पर भेजी गई थी। आगे तमाम इलाकों के थाने वालों को एक मुजरिम के फरार होने की इत्तला दी गई थी। अपनी मसरूफियात और परेशानियों से आला ओहदेदारों को यकीन दिलाया जा रहा था कि सुबह से पहले मुराद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसे तलाश किया जा रहा था वो पुलिस वालों की नजरों के सामने जा रहा था। वो सोच रहा था किस तरह पुलिस वालों को डॉज देकर रास्ता बदले और फिर एक लंबा चक्कर काट कर दोबारा मुल्तान रोड पर आ जाए, क्योंकि उसे दी हुई इत्तला के मुताबिक ताबानी उसी रोड के आसपास मिलने वाला था। आगे जाकर बदकिस्मती उसके दिमाग पर दस्तक देने लगी। पेट्रोल खत्म हो रहा था। ये तो पहले से तैयार करदा मंसूबा था कि पेट्रोल की टैंकी फुल न हो और आगे जाने वाला रुकने पर मजबूर हो जाए। थाने वालों ने पिछली रात उसकी जेब खाली कर दी थी। पेट्रोल भरवाने के लिए भी रकम नहीं थी। गाड़ी की रफ्तार सुस्त होते होते रुकने लगी। पीछे आने वाली गाड़ियों की रफ्तार बढ़ गई। वो मोटरसाइकिल को सड़क के किनारे छोड़कर दरख्तों के झुंड की तरफ भागने लगा। जमशेद और दूसरे मुसल्ला सिपाही भी वहाँ गाड़ियाँ रोककर उसके पीछे दौड़ने लगे। दरख्तों के बायस वहाँ गहरी तारीकी थी। जमशेद और सिपाहियों के पास कई टॉर्चें थीं, लेकिन जो भी टॉर्च रोशन करता मुराद रोशनी की समत गोली चला देता। यूं जान जाने का अंदेशा था। वो तारीकी में दबे कदमों दूर दूर फैल गए। अंधेरे में सिर्फ कदमों की चाप सुनकर या सूखे पत्तों की कराहें सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि शिकार कहाँ है और कितने फासले पर है। वो कहीं करीब था, क्योंकि दूर जाने के लिए उसे दौड़ना या तेजी से चलना पड़ता। इस तरह कदमों से उभरने वाली आवाज और सूखे पत्तों की चुरमुराहट उसकी मौत का सबब बन जाती। इस तारीकी में जमशेद और दूसरे सिपाही एक दूसरे से दूर अपनी अपनी जगह तन्हा रह गए थे। ऐसा भी हो सकता था कि वो धोखे से एक दूसरे को गोलियों का निशाना बना देते। वैसे जमशेद ने तमाम सिपाहियों को समझा दिया था कि जब तक पूरी तरह यकीन न हो कि मुराद निशाने पर है, तब तक कभी गोली न चलाना। उसने सिपाहियों की सलामती के लिए ये बात समझाई थी, मगर यही बात एक सिपाही की मौत का बायस बन गई। उसने तारीकी में करीब ही आहट सुनी। वो यकीन करना चाहता था कि आहट पैदा करने वाला अपना साथी होगा। उसी वक्त मुराद ने उसे गोली मार दी। वीराने में उसकी आखिरी चीख गूंजी, फिर गहरी खामोशी छा गई। जमशेद और दूसरे सिपाहियों ने समझ लिया कि उनका एक साथी अपने फर्ज की अदायगी में मारा गया है। जमशेद ने एक दरख्त की आड़ लेकर कहा, मुराद, मैं अपनी आवाज सुना रहा हूँ, कहीं से छुपकर मुझे गोली मारो। देखो, मैं बोलता जा रहा हूँ, आवाज सुनाता जा रहा हूँ, कम ऑन, शूट मी। ठा की आवाज के साथ एक गोली जमशेद की तरफ आई और एक दरख्त के तने में पैवस्त हो गई। उसने दरख्त के पीछे से निकलकर टॉर्च रोशन करते हुए कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। वो रोशनी में नजर आया। उसने रोशनी की तरफ गोलियां चलाई, लेकिन खटखट की आवाज उभर कर रह गई। जमशेद ने कहा, तुम्हारी मोटरसाइकिल की टैंकी की तरह वो रिवॉल्वर भी पूरा लोड नहीं था। मैंने उसमें सिर्फ 2 गोलियां रखवाई थी। तुम्हें फरार होने की उजलत में रिवॉल्वर को चेक करने का मौका नहीं मिला। अब तुम्हारे हाथ में महज एक खिलौना रह गया है। एक सिपाही ने गुस्से से कहा, सर, इस कुत्ते ने हमारे साथी को मारा है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जमशेद ने कहा, मफरूर मुजरिम पर काउंटर फायरिंग होती है, हमारे पास इसे गोली मारने का जवाज है। हम इसे हलाक न करते तो ये हमारे एक सिपाही की तरह सबको कत्ल कर देता। जमशेद ने अपना रिवॉल्वर होल्स्टर में रखा, वहां से पलटकर सड़क की तरफ जाने लगा। उसे अपने पीछे तड़तड़ फायरिंग की आवाजों के साथ मुराद की चीखें सुनाई दे रही थीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।